हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आए बाबा सूरजपाल। हाथरस भगदड़ मामले पर बाबा सूरजपाल ने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस घटना से दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सूरजपाल ने कहा है कि जो उपद्रवी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने की अपील भी की है और साथ ही मृतकों के परिजनों के साथ उन्होंने कहा है कि वो हमेशा रहेंगे। आज उनका ये बयान आया और हमारे संवाददाता अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जरा ये बताइए, वो टीम पहुंची हुई है वहां जांच के लिए, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है वहां से? और दूसरी चीज ये कि जब आज अचानक प्रकट हो रहे हैं सूरजपाल और बयान दे रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं, 4 दिन लग गया उनको अपना दुख जाहिर करने में और वो छिपे रहे। क्यों अब तक वो छिपे रहे? जब इतना दुख है, अपने लोगों के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं और सब कुछ वो जांच सही ढंग से हो इसकी बात वो कर रहे हैं, फिर भी वो छुपे रहे। इसके बारे में क्या आकलन हो रहा है? बिल्कुल आनंद जी, पहली बात तो अपडेट ये है कि जो भगदड़ की जो हाथरस भगदड़ हुआ है उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का जो गठन किया गया था जिसमें 3 सदस्य हैं, वो कभी भी हाथरस पहुंच सकते हैं और वहां पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। आला अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के बाद रिकॉर्ड और बयान दर्ज कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि करीब 1 से 2 के बीच में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। वहाँ पर जो भी जो चश्मदीद थे यानी प्रत्यक्षदर्शी जो भी थे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, परिजनों से भी मुलाकात की जाएगी और अब घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उसका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। तो यानी कुल मिलाकर अब एक्टिव मोड पे जांच कमेटी जो गठित की गई वो एक्टिव मोड पे आ गया और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस एरिया पे जाना जहां पे घटनास्थल हुआ था, जहां पे भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी। तो अब कभी भी किसी वक्त भी हाथरस पहुंच सकती है पूरी टीम, क्योंकि उसके जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर अब टीम इसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसको तैयार की जाएगी और प्राथमिक तौर पर जो भी आला अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, उनसे भी मुलाकात होगी। तो अब ये जांच का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से बाबा आके मीडिया के सामने बयान दर्ज किया तो उनको भी कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि उनके जो मुख्य सेवादार हैं मधुकर की गिरफ्तारी होने के बाद कई राज उगल सकते थे। उस राज और उस आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती थी कि कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि अभी तक जो नामजद थे मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार करने के बाद नामजद बाबा नहीं थे। तो अब बाबा को भी कहीं ना कहीं अब जो मुख्य सेवादार है वो अपना बयान देगा। उस बयानों के आधार पर आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है तो कानूनी पहलू है, पर जिस हिसाब से आके मीडिया के सामने अपने बयान दर्ज किए, जो सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि एपी सिंह जो वकील है वो हमेशा अन्य केसेस के लिए जाने जाते हैं और ये एक वकील के कहने पे ही और इस तरह की बयानबाजी की, क्योंकि उनको पता था कि कहीं सेवादार जो है यानी मुख्य सेवादार है वो कुछ ऐसे राज ना उगल दे जो उसके लिए फजीयत बन सकते हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि इस मुख्य सेवादार जो बयान देगा, पुलिस उस बयान को कोट करेगी, दर्ज करेगी। उन्हीं बयानों के आधार पर आने वाले समय पर बाबा पे भी कार्रवाई होने की संभावना है। दूसरी ओर लेकिन उसको अभी भी एफआईआर से अलग रखा गया, उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट तौर पर उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है और यही कारण है कि डायरेक्ट पुलिस उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही है, उस पर तुरंत कानूनी शिकंजा नहीं कर रही है। क्योंकि फरार था तो उसको ढूंढने के लिए दबिश दी जा रही थी कि आपने आगे आए बयान दे या तमाम तरह की जो कानूनी प्रक्रिया था उसका प्लान। पर अब जो मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है तो ये समझिए आनंद जी, अब जो मुख्य आरोपी जो अपना बयान देगा, जो बातें बताएगा, जो उस दिन घटना 2 जुलाई की हुई थी, घटना के पीछे क्या साजिश थी। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से बाबा आके मीडिया के कैमरे के सामने कह रहा है कि साजिश हुई है और हम पीड़ितों के प्रति दुख व्यक्त करते हैं, सदा उनके साथ खड़े रहेंगे, पर साजिश का कौन पार्ट है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर अब जब मुख्य सेवादार है यानी मधुकर, देव प्रकाश मधुकर अब बयान देंगे, उसी बयान के आधार पर शायद शिकंजा कसा जा सकता है कि आखिर कहां पर घोर लापरवाही हुई थी, बाबा का क्या मूवमेंट था, क्या नहीं मूवमेंट था। तो इसलिए अब उसको डर था इस बात को लेकर के कहीं ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कानूनी शिकंजा साफ तौर पर बने, तो उससे पहले ही आकर अपनी बातों को उन्होंने मीडिया के सामने रुख किया। जी लेकिन अब एक सवाल ये भी तो है ना अनुज कि मीडिया को बुलाकर वो अपनी बात को रख रहा है, एनआई एजेंसी को बुलाकर अपनी बात रख रहा है और वो कह रहा है पुलिस उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, उसके बारे में उसकी खोज कर रही है। पुलिस के हाथ वो नहीं लगता है, लेकिन मीडिया को बुलाकर वो अपना बयान दे देता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने मैनपुरी वाले आश्रम में ही है, अंदर पुलिस बाहर है। तो क्या पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है या वाकई पुलिस उसको ढूंढ रही है?
देखिए चीज़ें दो चीज़ हैं कि मैनपुरी से ही जो आप न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहे हैं एनआई को बाइट दिया है, तो साफ तौर पर जब मैनपुरी से ही बाइट दिया गया तो मैनपुरी में भी है। अब यह है कि इतनी बड़े समर्थक उसके हैं, महिलाएं साफ तौर पे उसके समर्थक मानी जाती हैं और आस्था इस हिसाब से बाबा का है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पड़े, तो तमाम तरह के पहलुओं को लेकर पुलिस भी बड़ी संगीन रहती है कि कैसे हाथ डालना कैसे हाथ नहीं डालना है, क्योंकि कहीं अगर बाबा को कुछ पकड़ा गया या हिरासत में लिया गया तो कोई बड़ा रूप हो सकता है, यानी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। तो इसको देखते हुए खुद पुलिस प्रशासन फूक फूक के कदम रख रहा है। शायद सुरक्षा इसलिए है कि बाहर रखी गई या दबिश दी गई कि किसी तरह की कोई बड़ी हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए अब यह है कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब बाबा के समर्थक कहीं उग्र ना हो जाए, क्योंकि अभी भी समर्थकों में उनका अब जो आस्था है वो साफ तौर पे महिलाओं पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। पर वही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पे ट्वीट भी किया कि जिस घटना के पीछे जो भी हो उनको गिरफ्तार किया जाए, और पहले बाबा ऐसे बाबाओं के खिलाफ भी लोगों को आगाह किया है कि ऐसे बाबा लोग के पास ना जाए, भोले भाले जो भी जनता है वो भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चले, पर ये बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसे पहली लीडर हैं जिन्होंने साफ तो गिरफ्तारी की बात की है। आप बने रहिए।